साहित्य के सुदीप पाठकों को मेरा रमेश चंद मीना का सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं लौट आई खुशियाँ। कहानी है दिनेश विजय वर्गीय की, जो बूंदी में निवास करते हैं। बाल कहानियाँ, बाल कविताएं लिखने के अलावा साहित्यिक पत्रकारिता को बखूबी अंजाम देने वाला 8वें दशक को पार करने के बावजूद आज भी सच्चे कलमकार बने हुए हैं। 26 जनवरी 2025 को आपके कहानी संग्रह तीसरा मोड़ का लोकार्पण किया गया, जिसके समाचार भास्कर, दैनिक भास्कर, दैनिक राजस्थान पत्रिका में विस्तार से प्रकाशित हुए। विमोचन समारोह में शहर के प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहे। 5-6 पत्रवाचकों ने कहानी पर अपनी टिप्पणियां की। मैं भी वहाँ मौजूद था और लौट आई खुशियाँ कहानी पर बात करते हुए गज़लकार सूरज प्रकाश पाठक ने इस कहानी पर अपनी नज़र डाली और मेरी जब बारी आई तो मैंने लौट आई खुशियाँ, तीसरा मोड़ और 2-4 कहानियों पर बात करते हुए यकायक ख्याल आया कि तीसरा मोड़ कहानी संग्रह में कुल 20 कहानियां हैं। 20 कहानियों में अधिकांश कहानियों में स्त्री नायिकाएं पात्र होती हैं। स्त्री चेतना की कहानियां हैं। स्त्री जद्दोजहद करती हुई युवतियां शादी करने के बाद अगर दुर्घटनावश विधवा हो जाती है, और भारतीय समाज संस्कृति में विधवा की स्थिति दोयम दर्जे की रख छोड़ी है। यही यहाँ इन नायिकाओं के साथ होता है। इस तरह से ये कह सकते हैं कि तीसरा मोड़ में स्त्री को जगाती हुई कहानियां। और इसी बात पर याद आता है प्रेमचंद का कथन कि साहित्य समाज का आईना होता है। इस संदर्भ में प्रेमचंद के कथन के अनुरूप दिनेश विजय वर्गीय की इन कहानियों में खासकर लौट आई खुशियां कहानी समाज का आईना दिखाती हुई कहानी है। कोई सभागार में 50-60 प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। मैंने वहाँ पर इस कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि ये कहानी केवल मनोरंजन करने वाली कहानी नहीं है, ये संदेश देने वाली कहानी है। समाज को, युवक युवतियों को, परिवार को, माता पिता को। इसलिए इस कहानी का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। जब ये बात कही जा रही है तब मुझे ख्याल आया कि जिन 50-60 लोगों तक ये बात पहुंची है, ये बात और दूर तक जानी चाहिए। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। आज YouTube का ज़माना है। YouTube पर अगर कोई वीडियो अपलोड होता है और वो न जाने कहाँ तक पहुंच सकता है, तो ये वीडियो इसलिए आपको सुनना चाहिए अंत तक कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ
जो बताना चाह रहा हूँ, प्रेमचंद ने जैसा कहा और दिनेश विजयवर्गीय की 20 कहानियों में से लौट आई खुशियाँ अंतिम कहानी है। शायद रचनाकार को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि जो 20 कहानियाँ वो लिख रहे हैं वो बेशक स्त्री को जगाती हुई कहानियाँ, ऐसी युवतियाँ जो शिक्षा लेकर के अपना जीवन का उद्धार कर रही है, व्यक्तित्व बना रही है, अपनी अस्मिता बना रही है, स्वाभिमान से जी रही है, उनको ये पता नहीं रहा होगा कि जिस कहानी को पहले स्थान पर देना था या जिस कहानी के नाम पर तीसरा मोड़ के बजाय लौट आई खुशियाँ नाम रखा जाना चाहिए था, ताकि इस कहानी पर पाठकों का, समीक्षकों का ध्यान जाता। यही तो कहा जाता है कि अक्षर साहित्यकार, रचनाकार को भी ये पता नहीं होता कि वो जो लिखने जा रहा है उसकी व्याख्या समीक्षक किस किस तरह से कहने वाले, किस नज़रिए से देखने वाले हैं और समाज में वो किस तरह से असर करने वाली। जिस कहानी को इन्होंने अंतिम पायदान पर रखा, मैं इसे पहले पायदान पर रखना चाहता हूँ। क्यों? इस कहानी पर आने से पहले तीसरा मोड़ जो कहानी संग्रह का नाम है उस पर बात कर ली जाए। आओ कुछ इस बात पर कि आज के दौर में पुस्तकों के पाठक या साहित्य के पाठक न जाने क्यों कम से कम होते चले जा रहे हैं, और उसके पीछे विडंबना देखिए कि जिस YouTube पर आप इसे सुनने जा रहे हो, इसी मोबाइल के व्हाट्सएप से, इसी मोबाइल पर चलने वाले फेसबुक के चलते लोग साहित्य से, पुस्तकों से विमुख हो रहे हैं। विद्यालय, महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी शिक्षा अर्जित करने के लिए पुस्तक पढ़ने के बजाय शिक्षा यानी परीक्षा की वैतरणी 1 वीक सीरीज से पास कर ले रहे हैं और 1 वीक सीरीज पढ़ करके शिक्षक भी बन जा रहे हैं। और विडंबना देखिए कि 1 वीक से पढ़ने वाला शिक्षक, 1 वीक से पढ़ने वाला विद्यार्थी किस तरह से 30 मिनट या पौन घंटे क्लास ली जाती होगी, इस पर विचार किया जा सकता है। तो ऐसे विकट दौर में जब पुस्तकों के पाठक कम से कम हो रहे, मैं कथा साहित्य का पाठक हूँ। उपन्यास बड़ी शिद्दत से और लगाव के साथ पढ़ता हूँ, और कहानी भी कोई पसंद आ गई तो कहानी संग्रह को दिल्ली के प्रकाशकों से मंगा करके भी पढ़ता हूँ, और भी पसंद आई तो उस पर कलम जरूर चलाता हूँ। लेकिन अब जब लोग लिखा हुआ नहीं पढ़ते, तब मैं भी अपनी बात इसी YouTube पर आकर के कहने पर बाध्य हुआ हूँ, बावजूद इसके कि मैं भी कहना चाहूँगा कि स्क्रीन पर विद्यार्थी को, युवाओं को कम से कम रहना चाहिए, या फिर ऐसा चुनाव करना चाहिए कि आप चुनिंदा लोगों, चुनिंदा यूट्यूबर को समाचार जो अखबारों में आते हैं, समाचार जो टीवी पर आते हैं, उसमें अपना समय जाया करने के बजाय अभय कुमार दुबे प्रोफेसर या संजय शर्मा यूट्यूबर या रवीश कुमार और ऐसे बहुत सारे हैं जिनको सुनकर के आप संतुष्ट हो सकते हैं कि मीडिया क्या है, और आप कम से कम समय में
सेटिस्फाई हो सकते हैं, एक सजग नागरिक होने की भूमिका निभा सकते हैं, वही काम लौट आई खुशियों में भी मुझे दिखाई पड़ता है, महसूस होता है। मैं लौट आई खुशियाँ पर बात करने से पहले तीसरा मोड़, जिसके नाम से ये कहानी संग्रह रखा गया है, साहित्य की कोई भी विधा क्यों न हो, कहानी, उपन्यास हो, कविता हो, उसका शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण होता है। और पुस्तक का जो शीर्षक होता है वो पुस्तक की रचनाओं की आत्मा की तरह होता है। तीसरा मोड़ क्या है, और लौट आई खुशियां तक हम बात करेंगे। मैंने जैसा कि पहले ही बताया था कि शिक्षा मनुष्य बनाती है, एजुकेशन एजुकेट करती है, और साहित्य पढ़ करके मनुष्य का निर्माण होता है। साहित्य पढ़ करके आज के तनाव से आप मुक्ति पा सकते हैं। ये दौर बड़ा तनाव भरा है, भाग दौड़ का है। ऐसे में अगर आप साहित्य पढ़ते हैं तो आप अपने आप को एक तरह से साधना में, योग में या शांति में का जो एहसास होता है उसे कर सकते हैं। इसलिए याद आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पीता है तो दब कर नहीं रहता, दहाड़ता है शेर की तरह। और ये बात दिनेश विजयवर्गीय की इन कहानियों में, जिसमें कि स्त्री नायिका है, और स्त्री नायिका जब भी संकट में आती या जिससे ब्याही गई है वो नहीं रह जाता है, तो वो शिक्षा का सहारा लेती है। वो शिक्षा पाकर के अपने पैरों पर खड़ा होती है, पैरों पर खड़ी होकर के फिर वो नौकरी करे, ब्याह करे, तब उसके काम में कोई अड़चन नहीं आती। आत्मनिर्भर महिला किसी से दबकर नहीं रहती। आत्मनिर्भर महिला अपना निर्णय लेती है। यही कारण है कि भारत में सदियों तक शिक्षा न लेने के कारण महिलाएं पुरुष के सानिध्य में, पुरुष की छाया में, घर में बंद होकर के रही। इसलिए मैं बधाई देता हूं दिनेश विजयवर्गीय को कि इन्होंने हर कहानी में स्त्री को नायिका रखा। अधिकांश नायिकाएं शादी करती है, माँ पिता, माना कि ये परंपरा है कि शादी करने से ही परिवार चलता है, समाज चलता है, समाज आगे बढ़ता है। यह परंपरा भी कहती है कि हर माँ बाप चाहता है कि अपने बेटे बेटी की शादी हो जाए। गंगा नहाए पूतो फलो, दूधो नहाओ पूतो फलो के आशीर्वाद दिया करते। दादी अम्मा अक्सर कहा करती थी कि मेरे पोते की पोती की शादी हो जाए, फिर मैं मर जाऊं तो मुझे किसी तरह का गम नहीं होगा। और ये ऐसा होता था कि माएँ, दादी अम्माएँ वर्षों जीती थी, और जब तक शादी न हो जाए पोते पोती की, तब तक वो सांस नहीं छोड़ती। और जब पोते पोती की शादी हो जाती, अंतिम के भी वो आराम से चिर निद्रा में चली जाती। तो शायद यही कारण था कि एक तो ये है कि हर कहानी की पात्राएं शादी करती है, माता पिता शादी करना अपना कर्तव्य समझते हैं, करवाना, लेकिन शादी होकर के, होने के बाद जो गृहस्थी चलती है, जीवन चलता है, कहानियाँ वहाँ खत्म हो जाती है। ये इसे एक लेकुना कहेंगे, कमी कह सकते हैं। और इस बात को लेकर के ये भी कहा जा सकता है कि जो फिल्में शादी पर खत्म होती है, सारी मारधाड़ होती है,
नायक की जो ही शादी हुई फिल्म खत्म हो जाती है, और मैं ये कहता हूँ कि जीवन तो शादी के बाद आरंभ होता है। और यहाँ भी दिनेश जी अपनी नायिका की शादी करवाते हैं और कहानी का अंत सुखद कर देते हैं। ये कहानी का लेख होना हो सकता है। और यूं भी साहित्य में उपन्यास हो, कहानी हो, खंड काव्य हो, महाकाव्य हो, कहीं भी सुखद अंत नहीं हुआ। यहां तक कि भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के बहुत महत्वपूर्ण दो महाकाव्य, रामायण, महाभारत, आप इनका हास्य देख लीजिए, इनका अंत देख लीजिए, दुखद होता है। राम और कृष्ण का देख लीजिए, रामचरितमानस हो, रामायण हो, राजा दशरथ अपने अपने वर, प्राण जाए पर वचन न जाए, जो वर दे दिया, जो वचन दे दिया पूरा करेंगे, प्राण ही क्यों न चले जाए। बेटे को 14 वर्ष तक वनवास रहना पड़ा, राम रावण युद्ध हुआ, राम सरयू में डूब करके न कहना चाहिए आत्महत्या करते। कृष्ण एक शिकारी के तीर से मारे जाते। युधिष्ठिर पहाड़ पर, बर्फीले पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते, कुत्ते के साथ चढ़ते चढ़ते अंत में प्राण त्याग देते। भीष्म पितामह, कौन सी कहानी है जिसका अंत दुखद नहीं होता। ये एक लेख ना कह सकते। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, तो मैं बात पर, मुद्दे पर आता हूं कि आखिर लौट आई खुशियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों करें। तीसरा मोड़, कहानी या और भी बहुत सारी कहानियां जिसमें नायिका की शादी होती है और विधवा हो जाती है, पति के बीमार होने से या दुर्घटनाग्रस्त होने से। विधवा होने के बाद वो शिक्षा अर्जित करती है। ये थीम बेशक अधिकांश कहानियों की है। और तीसरा मोड़ तो इस अर्थ में एक मील का पत्थर का काम करती है कि इसमें पहली शादी होती है, भरे पूरे खाते पीते परिवार से होती है, सोने का व्यापारी होता है, लेकिन वो भी बीमारी के चलते मर जाता है, विधवा हो जाती है। लेकिन नायिका खूबसूरत होने के कारण फिर शादी कर दी जाती है। वो चांदी का व्यापारी होता है, लेकिन वो भी कुछ दिनों बाद दुनिया छोड़ देता है। अब नायिका शिक्षा अर्जित करती है, एमए करती है, स्कूल व्याख्याता बन जाती है। स्कूल व्याख्याता करके अपनी नौकरी कर रही होती है कि बीमार पड़ जाती है, बीमार पड़ती है, डॉक्टर से संपर्क होता है, डॉक्टर्स और उनके बीच में डॉक्टर भी विधुर, वो विधवा। लेकिन वो सोच लेती कि 2 बार की विधवा से अब कौन शादी करेगा, क्यों शादी करे। तीसरे से भी अगर ऐसा किया जाए तो ऐसी महिला को, ऐसी वधु को कलंकनी कहा जाता है, डायन भी कहा जा सकता है। तीसरी बार कहा जा सकता है कि जीती मक्खी कौन निकले। 2 बार की घटना के बाद तीसरी बार कौन होगा जो शादी कर लेगा, ये सवाल था जो इस कहानी में उठना चाहिए। लेकिन कहानी का सुखद अंत होना चाहिए। तो विजयवर्गीय तीसरी भी शादी करते हैं। डॉक्टर की माँ कहती है कि बेटा शादी करो। पहली वाली का लड़का भी है, शायद यही कारण था, वो विदुर था, इसलिए माँ चाहती है कि विधवा से भी हो। और जब दूसरी बार की विधवा को जब ये देखते हैं तो डॉक्टर को लगता है कि खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, नौकरी है, सब कुछ तो है, यानी शिक्षा है, अपने पैरों पर खड़ी है, तो राजी हो जाते हैं, शादी हो जाती है, सुखद अंत होता है। अब आते हैं हम, लौट आई खुशियाँ क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्यों ये कहानी सबको पता होना चाहिए। इस कहानी की नायिका मैं
थोड़ा सारांश बता दूं ताकि जो कहानी नहीं पढ़े वो भी समझ सके, और जो पढ़ना चाहते हैं वो संग्रह उठा करके पढ़ सके। और क्यों महत्वपूर्ण है ये फिर मैं बताऊंगा। लड़की परीक्षा देकर के घर लौटती है, घर लेट आती है, माँ पूछती है, सवाल करती है कि तुम लेट कैसे हुई। तो कह देती है कि आज अंतिम परीक्षा थी इसलिए सहेली के यहाँ ठहर गई। बात आई गई हो गई। लड़के वाले को घर बुलाते हैं। लड़के वाले लड़की को देख करके पसंद कर लेते हैं, लेकिन कहानी में मोड़ आता है, यानी तीसरा मोड़ कहानी में ही नहीं, इस कहानी में पहला मोड़ आता है, दूसरा मोड़ भी आएगा, तीसरा मोड़ भी आएगा। इसका शीर्षक भी ये हो सकता था, लेकिन लौट आई खुशियां ज़्यादा सार्थक लगता है। जिसकी यहाँ ठहरी थी, जिसके कारण लेट हुई थी, उस लड़के का फ़ोन आता है। वो कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे आकर के इसी वक्त मिलो। वो मना कर देती है कि तुम मेरे मित्र हो और मेरी शादी होने वाली है, इसलिए तुम अब मुझे फ़ोन मत किया करो। वो कहता है मैंने फ़ोटोग्राफ लिए। बोला कि फ़ोटोग्राफ लिए तो डिलीट कर दो, तुम मित्र हो। लेकिन लड़का कहता है कि नहीं, तुम मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। और ये धमकी देने के बाद उसे ये पता चल जाता है, वो बता देती है कि मेरी फलां से शादी हो रही है। वो पूछ लेता है, वो बता देती है सहजता से, सरलता से, ये समझ करके ये मित्र है, लेकिन मित्र नहीं, वो बदमाश है। वो बदमाश उस लड़के तक पहुंचता है और लड़के से जाकर के कहता है ऑफिस में कि मैं उसे पहले से जानता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ और मेरे गहरे संबंध है ये फोटोग्राफ से। इतना सुन करके वो कहता है कि ठीक है, इस फोटोग्राफ्स को मेरी तरफ भेजिए ताकि मैं घर वालों को बता करके ये कह सकूं कि वो लड़की का चरित्र ठीक नहीं है, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे, संबंध तोड़ लेंगे। घर वालों से जाकर के जब वो कहता है, घर वाले भी क्लियर मना कर देते हैं और फ़ोन करके बता देते हैं कि भाई हम संबंध नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद घर वालों के सपनों पे तुषारपात हो जाता है। कौन माँ बाप होगा जो लड़के के हाँ करने के बाद ना कर दे और ये ब्लेम लगा दे, इसके बाद तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचते। ये कहानी का दूसरा मोड़ होता है। यहां तक आते आते पाठक को लगता है कि वैसी ही कहानियां जैसी रोज आए दिन घटती है, रोज ब्लैकमेल का शिकार होती है युवतियां। माना कि लड़कियां शिक्षा लेना जरूरी समझती है, लेकिन इस मोबाइल के दौर में कोई भी फोटो खींच करके ब्लैकमेल कर सकता है, और ऐसा हो रहा है, आए दिन हो रहा है। ये कहानी भी यहाँ तक तो ये बात करती है, लेकिन तीसरा मोड़ आता है। लड़की अपनी माँ को सच्चाई से अवगत कराती है और कहती कि माँ, जिस दिन मैं परीक्षा दे करके आई थी, मैंने आपसे कह दिया था कि मैं सहेली की यहाँ ठहरी हूँ। मैं सहेली की यहाँ नहीं, मेरा मित्र बराबर कहता था कि घर आइए घर आइए, तो मैं घर चली गई। मेरा कोई कसूर नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसने मुझे पेय में नशीला पदार्थ पिला करके बेहोश कर दिया और कुछ फोटो खींच लिए। उन्हीं फोटो के बल पर वो मुझे कह रहा है और उनसे जाकर के कह दिया मेरा कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं, मेरा कोई गलत इरादा नहीं। मां से इतना कहने के बाद वो घूमते घूमते एक पार्क में बैठी हुई थी। संयोग घटित होता है कि वो लड़का जो उसे देख करके गया था वो भी वहां से गुजर रहा होता है। तब वो उसे आवाज़ देती है और कहती है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वो कहता है कि अब बात करने की कोई गुंजाइश नहीं, संबंध होने की कोई सूरत नहीं,
अब हमारा समय नहीं हो सकता है, इसलिए बात की तो कोई कोई कारण ही नहीं बनता। इसके बावजूद लड़की जो बात कहती है और जो कहानीकार ने जो वाक्य जो संवाद करवाया है, कहानीकार लिखते हैं, नायिका कहती है कि एक बार मेरी बात सुन ली जाए, फिर बाद में जो तुम डिसीजन चाहो लेना, तुम आ जाओ। तुमने तय कर लिया कि करना तो है नहीं, लेकिन एक बार मेरी बात सुन ली जाए। ये वाक्य बहुत मायना रखता है और संयोग गठित होता है कि वो लड़का लड़की की बात सुनता है, लड़की सारी बात खोल करके बता देती है, लड़के के दिमाग में बात बैठ जाती है, विश्वास कर लेता है, पॉजिटिविटी जिसे कहते हैं। लड़का कहता है ठीक है, सबसे पहले हम इस लड़के से निपटते हैं, इसने गलत किया और इसकी सीधे पुलिस रिपोर्ट की जाएगी। पुलिस रिपोर्ट की जाती है, पुलिस उसके घर पहुंचती है, लड़के को गिरफ्तार करती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और इस तरह से कहानी का सुखद अंत होता है। लौट आई खुशियां कहानी शीर्षक के अनुसार सार्थक सिद्ध होती है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, क्या नई बात है जो आप शुरू से ही कहते आ रहे हैं। तो सुनिए, जिस कारण से विमोचन समारोह में मैं 15-20 मिनट बोलता रहा, संग्रह पर, 3-4 कहानियों पर और तीसरा मोड़ पर मैंने ज़्यादा जिक्र नहीं किया। ये जरूर बताया कि ये सारी कहानियों का ट्रेंड, नायिकाएं पढ़ती है, शादी होती है और विधवा हो जाती है, फिर इसके बाद अधूरी शिक्षा को वो पुनः लेती है। ससुर हो, माँ बाप हो, दोनों इस बात में सहयोग करते हैं और शिक्षा लेकर के वो फिर पुनः शादी करती है। यहाँ ऐसा नहीं होता, यानी सारी कहानियों से ये डिफरेंट है। यहाँ एक ही शादी है और वो टूटने की कगार पर होती है, टूटने का कारण दूसरा बनता है। और ये कारण ऐसा है श्रीमान प्रिय पाठकों कि आज की बहुत बड़ी दुर्घटना, विडंबना बन चुकी है इस मोबाइल के कारण। हम शिक्षा लेना चाहते हैं, हम नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी न किसी मोड़ पर हमारी बेटियां, बहनें, बहुएं या नौकरी पेशा औरतों के साथ ऐसा आए दिन होता है। ब्लैकमेल होती है, जीवन बर्बाद होता है, कई आत्महत्याएं कर लेती है, घर बिगड़ जाता है, टूट जाता है। कारण, पहला कारण, ये कहानी का कथ्य कथानक शुरू से लेकर के अंत तक लड़की दब कर नहीं रहती, लड़की साहस के साथ बात करती है। लड़की के साथ जो पहली घटना घटी उसमें थोड़ा सा उसने छुपाया, लेकिन सच तो कहा कि मैं रुकी सहेली की। झूठ इतना था कि सहेली नहीं, वो पुरुष मित्र था। इस झूठ के बाद वो अपनी झूठ को सही करती है और सच बताती है, छुपाती नहीं। या यूं कहें कि वो अगर दब कर के रहती या ये मान करके चलती कि मेरी इज्जत का क्या होगा, फलूदा निकल जाएगा, यही अधिकांश लड़कियां और माँ बाप करते हैं। पुलिस तक को नहीं बताते, मित्र को नहीं बताते, घर वालों को नहीं बताते, मित्र को नहीं, पति को भी नहीं, और ब्लैकमेल का शिकार होते रहते। जब पानी सिर से गुजर जाता है, जब आप डूबने लगते हो, बचने का कोई कारण ही नहीं बचता, तब फिर क्या होता है? फिर जीवन लीला खत्म, आत्महत्या करने के सिवाय कोई चारा नहीं। यहाँ शुरुआत में ही वो सही सच के साथ होती है और साहस के साथ वो कह देती है उस लड़के से भी कि तुम मेरे मित्र हो और ऐसा मत करो।
तुम जहाँ बुला रहे हो मैं नहीं आऊँगी। साफ मना। पहली गलती यहाँ होती है उनसे कि उसके बुलावे पर पहुँच जाती है कि पता नहीं क्या करेगा। तो पहला कारण ये है कि क्या करेगा, फोटोग्राफ्स बाहर आ जाएंगे, कौन बड़ी बात है। पुलिस भी है, कानून तोड़ा है तो कानून की शरण लीजिए। सबूत जिसे कहते हैं, जिस लड़के को वो सबूत बता रहा था, वो लड़के किसने कहा कि इस सबूत को मेरी तरफ ट्रांसफ़र कीजिए ताकि घर वालों को बताऊं। वही सबूत पुलिस के यहाँ काम आ गए और उन्होंने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। दूसरी बात, लड़की यहाँ शुरू से लेकर के अंत तक सच के साथ होती है, सच को साहस के साथ बयां करती है। ये साहस, इतना साहस एजुकेशन भी देती है। अगर आप शिक्षित हैं तो सही कहने का मादा रखिए। आप शिक्षित होकर के किसी के दबाव में, किसी की गलत बात में आ जाते हैं और ब्लैकमेल का शिकार होते हैं। ये शिक्षा नहीं हुई। आप शिक्षित होकर के अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड, किसी के बहकाव में आ रहे हैं। दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। प्राण जाए पर वचन न जाए। सांस आ रही है, जा रही है। जो सांस निकल चुकी वो निकल चुकी, वापस आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। हम रहें न रहें, लेकिन सच इस तरह से ये कहानी एक पहलू और उभर के आता है। ये नायिका सच के साथ होती है, जो उसके साथ हुआ ही नहीं, जो उसने किया ही नहीं। पाठक ये ध्यान रहे कि लड़की भी अगर लड़के के साथ इन्वॉल्व है तो आत्मविश्वास टूट जाएगा। ये लड़की लड़के के साथ इन्वॉल्व नहीं थी, घर गई थी, बैठी थी, पिलाया पिया। गलती उसने की कि पिलाया नशीला, लेकिन खुद की सहमति नहीं थी। कुछ भी हुआ वो सहमत नहीं थी, इसलिए उसने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं, मेरी कोई गलती नहीं। यह आत्मविश्वास तब आएगा जब महिला, लड़की गलत कार्य नहीं करती। अगर गलत कर दिया तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो आत्मविश्वास नहीं आएगा। इस कारण से दिनेश विजयवर्गीय को ऐसी कहानी और ऐसे विषय पर लिखने के लिए मैं बधाई देता हूँ। वो बधाई के पात्र है। और ये कहानी प्रचारित प्रसारित इसीलिए होनी चाहिए कि आए दिन होने वाली ब्लैकमेलिंग से बचने का एक ये तरीका, ये माध्यम, ये साहस, ये सच जो सबके सामने होना चाहिए कि ऐसा अगर वाकया होता है, ऐसे घटनाक्रम होता है तो लड़की को क्या एक्शन लेना चाहिए, ऐसी गलती ना हो, ये आगाह करती है कहानी। इसलिए इस कहानी पर मैं कहता हूँ कि अखबार में, गोष्ठियों में, यहाँ तक कि इस पर सीरियल बना जाना चाहिए, एक एपिसोड इस पर होना चाहिए। जय हिंद। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।